वो झुंड के झुंड ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से जमीन के रास्ते भारत आ जाते थे और भारत के अलग अलग हिस्सों में जाकर कहीं खो जाते थे। तत्कालीन सरकारों या कानूनों में उनका जरा भी भरोसा नहीं था। उनकी अपनी ही विचारधारा और जीवन पद्धति थी। घबराइए नहीं, हम भारत के उत्तर पश्चिम से आने वाले किन्हीं हमलावरों की बात नहीं कर रहे। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं पूर्व और पश्चिम के एक ऐसे अनूठे संगम की जिसने भारतीय और पश्चिमी सभ्यता के संबंधों को 20वीं सदी में एक नया आयाम दिया। हम बात कर रहे हैं 1960 और 70 के दशक के हिप्पीज की। हिप्पी जिनके विचार और जीने के तरीके इतने अधिक खुले थे कि पश्चिमी देश भी उनसे समन्वय न बिठा पाए और हजारों और लाखों की तादाद में हिप्पियों ने भारत को अपना ठिकाना बना लिया। भारत से वो ऐसी यादें और तजुर्बे ले गए जिससे भारत के प्रति पश्चिमी देशों का नजरिया हमेशा के लिए बदल गया। 1960 और 70 के दशक पश्चिमी देशों के लिए काफी सामाजिक उथल पुथल के समय थे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिकी और यूरोपीय देशों में शांति और समृद्धि की तो कोई कमी नहीं थी, फिर भी सारे भौतिक सुखों के बावजूद तत्कालीन युवाओं में एक अलग सी उत्कंठा थी और सामाजिक मूल्यों के खिलाफ काफी असंतोष था। और युवा पीढ़ी में यह असंतोष कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म की उठापटक, रंग भेद विरोधी आंदोलनों और वियतनाम युद्ध में अमेरिका की सक्रिय भूमिका के साथ बढ़ता चला गया। समाज से इस वैचारिक और जीवन शैली के द्वंद्व में अपने बगावती तेवर युवाओं ने लंबे बालों, बेतरतीब कपड़ों, सरकार और प्रशासन विरोधी प्रदर्शनों और यौन संबंधों में अभूतपूर्व आजादी के माध्यम से जाहिर करना शुरू कर दिया। उस समय के पॉप संगीत और नशीले पदार्थों की बेलगाम उपलब्धता ने इस आंदोलन को और बल दिया। युवाओं का यह व्यवहार और आचरण समाज की मुख्य धारा के इतना विपरीत था कि जिसे परिभाषित करने के लिए पहली बार काउंटर कल्चर शब्द का उपयोग भी किया गया। बहरहाल 1967 के आते आते छात्र और युवा स्कूल और कॉलेजों को छोड़कर हजारों की संख्या में एक जगह एकत्रित होकर संगीत, ड्रग्स सेवन, व्याभिचार और राजनीतिक प्रदर्शनों जैसी गतिविधियों में संलग्न होने लगे। 1967 के न्यूयॉर्क का ह्यूमन बीइंग और सैन फ्रांसिस्को का समर ऑफ लव ऐसे मुख्य आयोजनों में से कुछ एक थे। इसी तरह की गतिविधियों में संलग्न हिप्पी अनायास ही बिना किसी तैयारी, तामझाम या फिर पर्याप्त पैसों के बिना ही सड़क के रास्ते ही यूरोप से भारत और नेपाल की यात्रा पर निकलने लगे। हालांकि 1950 के दशक से ही लंदन से कलकत्ता तक की बस सेवा प्रचलन में थी। फिर भी इस बार के हिप्पी मूवमेंट में एक अलग स्फूर्ति और बल था और हजारों की संख्या में पश्चिमी देशों के युवा भारत की ओर आने लगे। लगभग 10,000 किलोमीटर लंबे और महीनों तक चलने वाले जमीनी सफर की शुरुआत लंदन या लग्जमबर्ग से होती थी। इतना लंबा सफर ये हिप्पी किसी डीलक्स बस सर्विस या सर्व सुविधा युक्त एयर कंडीशन वाहनों में नहीं, बल्कि पुराने जमाने की साधारण बसों, मिनी वैन और मेटाडोर में करते थे। पश्चिमी यूरोप के सुंदर और विकसित शहरों जैसे पेरिस, कोपेनहेगन और बर्लिन से होते हुए हिप्पियों के झुंड इस्तांबुल पहुंचते थे। यहां पहली बार वे एक अलग संस्कृति से रूबरू होते थे, क्योंकि यूरोप और एशिया महाद्वीप के बीच दो भागों में बटे इस्तांबुल में पश्चिमी और इस्लामिक सभ्यता का अनूठा संगम भी दिख जाता है। आज सीरिया, इराक और अफगानिस्तान दुनिया के सबसे असुरक्षित देशों में से हैं। वहीं ईरान और पाकिस्तान में धार्मिक उन्माद अपने चरम पर है। पर आपको यह जानकर अचरज होगा कि हिप्पी इस्तांबुल के बाद इन्हीं देशों से बेखौफ सड़क के रास्ते सफर करते हुए खैबर पास से होते हुए
वाघा के चेक पोस्ट के रास्ते भारत में प्रवेश करते थे। भारत में हिप्पियों के झुंड तितर बितर होकर अलग अलग जगहों पर जाया करते, जैसे गोवा, बनारस, केरला, हिमाचल प्रदेश इत्यादि। काठमांडू भी हिप्पियों का एक बड़ा अड्डा हुआ करता था। कई हिप्पी दक्षिण पूर्व एशियाई देश और ऑस्ट्रेलिया तक का भी सफर किया करते थे। पर प्रश्न यह उठता है कि पश्चिमी देशों के हजारों लाखों युवक युवतियों की हजारों किलोमीटर की यात्रा का अंतिम ठिकाना भारतीय उपमहाद्वीप ही क्यों होता था? इस सवाल का कोई एक जवाब नहीं है। युवा हिप्पी अलग अलग कारणों से भारत की ओर आकर्षित थे। कईयों के लिए एक महज एडवेंचर या रोमांचक अनुभव ही था। जीवन में गंभीरता से सेटल होने के पहले वे दुनिया को घूमकर देखना चाहते थे। कई मध्यम वर्गीय पर्यटक कम पैसों में अपने पर्यटन के शौक पूरा करना चाहते थे, इसलिए वो हिप्पियों की तरह सफर किया करते थे। वस्तुतः लंदन से लेकर काठमांडू तक हिप्पियों ने सस्ते पर्यटन की एक अर्थव्यवस्था, एक इकोसिस्टम को खड़ा कर दिया था, जिसमें सस्ते वाहन, जिन्हें चिकन बस कहा जाता था, सस्ते लॉज और होटल, नशीले पदार्थों की अवैध बिक्री, हिप्पियों के अपने समुद्री बीच, लोकल मार्केट, ये सभी शामिल थे। वहीं नशीले पदार्थों जैसे गांजा, चरस और एलएसडी की कम दरों में उपलब्धता और पुलिस या कानून का ढीला रवैया कई नशे के आदी विदेशियों को भी भारत और नेपाल की ओर आकर्षित करता था। मगर हिप्पियों के बीच भारत भ्रमण को एक तरह के आंदोलन में बदल देने में एक बहुत बड़ा कारण था भारत की आध्यात्मिक विरासत। दरअसल समस्त भौतिक सुविधाओं से युक्त पश्चिमी देशों के समाज में युवा नाखुश और बेचैन थे। राजनीतिक कारणों जैसे कैपिटलिज्म बनाम कम्युनिज्म की जद्दोजहद और वियतनाम युद्ध के कारण उनमें एक रोष भी था। ऐसे उथल पुथल भरे माहौल में भारतीय आध्यात्म ने पश्चिमी युवाओं को आकर्षित किया। निर्वाणा, मोक्ष, योगा और कर्मा ऐसे शब्द हिप्पियों के बीच रोजमर्रा के चर्चा के विषय बन गए। भारतीय आध्यात्म से प्रभावित होकर हिप्पियों ने बनारस, उत्तराखंड और हिमाचल में अपना ठिकाना बना लिया। हालांकि भारतीय आध्यात्म में हिप्पियों की रुचि सिर्फ एक फैशनेबल ट्रेंड ही था और काफी कम युवाओं ने भारतीय आध्यात्म को पूरी गंभीरता से अपने जीवन का हिस्सा बनाया। यूरोप से भारत तक की हिप्पियों की इस आवाजाही को हम एक तरह से एक दशक लंबी पार्टी कह सकते हैं, जो 1970 के दशक के आखिरी सालों तक चलती रही। तब तक वियतनाम युद्ध की समाप्ति हो चुकी थी। अमेरिका और ब्रिटेन के कॉलेजों के कैंपस में छात्रों का गुस्सा ठंडा हो चुका था। 1977 में अफगानिस्तान में सोवियत हमले और 1979 में ईरान में कट्टर इस्लामी सरकार के आ जाने से भारत आने का जमीनी रास्ता हिप्पियों के लिए हमेशा के लिए बंद हो गया। हिप्पी कल्चर भी युवाओं के बीच चला एक दौर ही था, जो समय के साथ युवाओं की बदलती रुचियों के साथ लगभग समाप्त ही हो गया। हालांकि कई हिप्पी भारत आने के बाद भारत के ही होकर रह गए, जैसे कि अमेरिकन एट फिंगर एडी, जो 1966 में पहली बार गोवा आने के बाद वहीं बस गए। गोवा के अंजुना बीच को हिप्पी डेस्टिनेशन के रूप में प्रख्यात करने में एडी का बड़ा योगदान रहा। पश्चिमी दुनिया और भारत के संबंधों के परिप्रेक्ष्य में हिप्पी कल्चर को किस तरह याद किया जाएगा? इस सवाल के जवाब में भारत की आजादी के समय और उसके 30-40 सालों के बाद भारत में गोरों की छवि किस तरह से बदली, यह समझना आवश्यक है। सदियों तक गोरी चमड़ी वाले अंग्रेजों ने भारत पर निरंकुशता के साथ राज किया। हमारे पूर्वजों ने अंग्रेजों को आताताई के रूप में ही जाना था, मगर 20वीं सदी के खत्म होते होते यूरोपीय और अमेरिकियों की छवि भारत में बदल चुकी थी। भारतीय उन्हें स्वच्छंद प्रकृति के और मौज मस्ती में डूबे रहने वालों के रूप में देखने लगे। हालांकि
ये स्टीरियोटाइप कोई बहुत सकारात्मक नहीं था। फिर भी इस तरह से भारतीयों और पश्चिमी दुनिया के बीच अनौपचारिक रिश्तों में जो तलखी थी वह काफी हद तक कम हो गई। यूरोपीय और अमेरिकियों ने भी भारत के एक नए रूप को जाना। भारत उनके लिए अब सिर्फ एक गरीब देश नहीं था, मगर आध्यात्म और आंतरिक शांति का एक प्रमुख स्रोत भी था। हिप्पी कल्चर के प्रभाव से ही भारत के कई धार्मिक संगठन अमेरिका और यूरोप में अपनी जड़ें जमाने में सफल हुए, जैसे इस्कॉन, ओशो, महर्षि महेश योगी। योग और मेडिटेशन जैसी विद्याओं को भी पश्चिमी देशों ने काफी हद तक स्वीकार किया। आज अगर भारत की पहचान दुनिया में एक सॉफ्ट पावर के रूप में है, तो इस पहचान की जड़ें कहीं ना कहीं हिप्पी मूवमेंट से भी जुड़ी हुई हैं। इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको उपयोगी लगी तो लाइक एवं शेयर कर अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। साथ ही बेल आइकन दबाकर काला कबूतर चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि समसामयिक विषयों, विचार मंथन योग्य मुद्दों और रोचक तथ्यों पर बने हमारे वीडियोस आप तक पहुंचे जल्द से जल्द।